सिर्फ हार्डवर्क मैंने किया था अपने पहले प्रीलिम्स में, तो वो कारगर नहीं साबित हुआ। एज एन इंजीनियर आप क्या सोचते हैं कि सीसेट आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? मैं ये ज़रूर ध्यान रखता कि सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करूं, क्योंकि वो एक इजी पार्ट है और उसमें आंसर निकल गया तो आंसर सही आता है। 236 से और फर्स्ट रैंक तक की जो जर्नी रही, इसका जो डिफरेंशिएटर फैक्टर रहा वो आपके एंड पे क्या रहा कि इस बार आपने क्या डिफरेंट किया जो आपकी रैंक और हर पेपर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं? मेजर चेंज था प्रैक्टिस। मैंने रोज अपना टाइम बांध लिया था कि मैं 10 से 15 क्वेश्चंस जीएस के और 10 से 15 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिस करूंगा ही। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है घट पर परत निशान। आपका कॉन्फिडेंस वहीं तक होता है जहां तक आपकी नॉलेज हो। ठुकराया था जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम मेहनत कर ऐसा वक्त लाओ कि उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव से। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की जर्नी टफ होती है, तो आज जानते हैं कि ये कितनी टफ होती है और ये किस गहराई तक इसमें उतरने की ज़रूरत होती है, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसका मतलब मेरा ये है कि प्रिपरेशन के दौरान क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़ना चाहिए और अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है और किन किन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और आदित्य श्रीवास्तव से, सो आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड आदित्य के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का तो पूरा प्रदेश प्राउड है ही, लेकिन पूरा देश प्राउड है इसलिए क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो शायद लोग ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, रैंक 1। तो आदित्य, जर्नी आपकी जो स्टार्ट करते हैं स्कूल से, मैंने जैसा आपके बारे में जाना है, जितना मैंने देखा और सुना कि आप स्कूलिंग से ही, शुरू से ही बहुत ही होनहार व्यक्तित्व के रहे हैं और आपके हमेशा मार्क्स अच्छे आते थे, तो इसके बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे? सर एक्चुअली स्कूल में भी मेरा मोटिवेशन भी रहता था और मेरे पापा का वो पुश भी रहता था कि तुमको क्लास में फर्स्ट करना है। और उस पुश और मोटिवेशन के कारण मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि मैं क्लास में रैंक 1 रहूं और अधिकतर मैं सफल भी हो जाता था उसमें। तो इस लिहाज से एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा है मेरा स्कूल में। तो रैंक 1 तो आपकी आदत रही है शुरू से, स्कूलिंग के टाइम पर भी, और फिर वो लीगेसी कंटिन्यू होती रही? जी सर, स्कूल के टाइम पे तो खैर कंपैरेटिवली छोटा ग्रुप होता है, तो उसमें कंपैरेटिवली आसान मैं कहूँगा कि होता था फर्स्ट आना। यहाँ पर तो खैर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि यूपीएससी में जब 12-13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें अगर रैंक 1 आ जाए तो ये तो एक स्पेशल अचीवमेंट है, तो ये तो बहुत ही सराहनीय है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जब आपने फिर ग्रेजुएशन किया, आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से, तो क्या ग्रेजुएशन के दौरान ही आपका माइंडसेट बन गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या उस समय ये माइंडसेट था कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है? सर मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल के टाइम पे मेरा एक डेफिनेटली माइंडसेट था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बट कॉलेज में जाने के बाद जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को कॉलेज ने दी, वहाँ पर मैंने ट्राई किया कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे मेरी कॉलेज फेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या चाहे मेरे प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। तो मैं कहूँगा कि वहाँ जा करके थोड़ा जो सिविल सर्विसेज वाला था वो बैकएंड पे चला गया था। फिर जब मैं अपनी नौकरी में गया, उसके बाद ही कहीं पर जा करके मैंने ये कॉन्शियसली सोचा कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ चलना चाहिए। अच्छा, तो जॉब में जब आप गए तब फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि, या तब आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज विल बी अ जर्नी? तो जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई स्टार्ट करते समय कुछ गैप आ गया होगा ग्रेजुएशन के बाद, तो उस गैप का कुछ ऐसा फील हुआ कि रीस्टार्ट करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, या कॉलेज के टाइम से स्टार्ट करते तो ज़्यादा आसान रहता? सर डेफिनेटली, जैसे अगर खासकर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मेरा बैकग्राउंड पूरा इलेक्ट्रिकल का था, लेकिन क्योंकि 1.5 साल का ये सब का गैप आ चुका था, तो मुझे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा फ्रेश स्टार्ट टाइप का लेना पड़ा था। और एक और चीज़ जो मैंने मेनली नोटिस की, मेरे कॉलेज में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस रहता था, और यूपीएससी में मैंने पाया कि फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो वो भी एक डिफरेंस था जिसके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ा। बहुत सारे इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि जो इंजीनियरिंग ऑप्शनल है वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, टफ पड़ेगा, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल को ही चुना। तो इस ऑप्शनल के चुनाव में आपने कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया कि नहीं इलेक्ट्रिकल बेटर है? सर मेरे प्राइमरीली 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। पहला तो मेरा कंफर्ट, क्योंकि कॉलेज में भी मेरा
रुझान रहा था इस इलेक्ट्रिकल अपने ऑप्शनल के प्रति, और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर पाता था इलेक्ट्रिकल में, तो एक वो कंफर्ट लेवल मेरा था कि मैं चूज़ करता। और दूसरा कि मैंने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की थी, लाइक अक्टूबर हो गया था 2020 का जब मैंने तैयारी शुरू की थी, और जून में प्रपोज था प्रीलिम्स, तो मुझे लगता था और कोई ऑप्शनल में कवर भी नहीं कर सकता इतने कम टाइम में अलॉन्ग विथ जीएस। तो इसलिए मेरा फोकस था कि मैं इलेक्ट्रिकल ही लूँ और उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल ले तो लेते हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, या इवन मैकेनिकल और सिविल कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो। तो इंजीनियर्स के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इंजीनियरिंग ऑप्शनल में? सर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो पिछली बार मेरा स्कोर भी इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं था, 265 था मेरा टोटल। और मैंने ये रियलाइज़ किया था कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं वो मेरे परफॉर्मेंस को ख़राब कर रही थी। तो मेरा फोकस इस बार ये था कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पिछली बार ही मैंने टेस्ट सीरीज ये सब लिखी थी, बट इस बार मेरा प्राइम फोकस था कि मैं रोज़ 10 से 15 क्वेश्चंस हाथ से लिख करके सॉल्व करूं और उसको एकदम अंजाम तक, मतलब फाइनल आंसर तक ले जाके ही फिर आंसर्स मैच करूं। तो वो जो डेली प्रैक्टिस होती है मेरे अनुसार उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया मेरे को इस बार, अपनी गलतियां पकड़ने में, पहचानने में, और एक वो रिदम बनाने में कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको इस तरह से सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूजुअली हम लोग जो देखते हैं कि स्टूडेंट्स इस बात से घबराते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, नॉर्मली सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो क्या आप ऐसा कुछ करते थे कि जो आपको मोटिवेट करता था कि नहीं सिलेबस ज़्यादा है फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सब्जेक्ट अच्छा करेगा? तो उसके लिए कोई ऐसा आपके अंदर मेथड था पढ़ाई करने का कि कैसे जीएस और ऑप्शनल में टाइम को बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि जब ज़्यादा सिलेबस होता है तो ज़्यादा टाइम भी खाएगा। यस सर। सर मेरा ये मानना था कि ऑप्शनल में कंपैरेटिवली जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसके कंपैरेटिव में आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो मैं ट्राई करता था कि ऑलमोस्ट इक्वल टाइम जीएस और अपने ऑप्शनल को दूं। तो मैं सुबह उठने के बाद से लेकर के लंच तक जीएस करता था, फिर लंच से लेकर के डिनर तक ऑप्शनल करता था, और उसके बाद लास्ट में 2 घंटे टाइप्स आंसर राइटिंग जीएस की करता था। तो ये जो पूरे मेरे 6-7 घंटे थे इंक्लूडिंग द ब्रेक्स, उसमें मैं ट्राई करता था कि अपनी जो थ्योरी के मैंने नोट्स बनाए हैं फॉर्मूले के, उनको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूं 1 घंटे 2 घंटे में, और फिर बाकी का पूरा टाइम मैं प्रैक्टिस में लगाऊं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस डाइवर्सिफाइड तरीके से मैं सॉल्व करूं, और उनको एक बार अगर सॉल्व कर चुके हैं दोबारा करें, तिबारा करें, ताकि वो लय मिल जाए उन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस पूरे प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में जब 3-4 साल पढ़ाई करते हैं तो कई बार लो मोमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और डिसअपॉइंटमेंट होता है या लो फील करते हैं। कई तो डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा लेकिन डिप्रेसिंग स्टेज तक जाते जाते बचते हैं बच्चे। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखें? इतनी लंबी जर्नी होती है, परसिवरेंस बहुत चाहिए। तो क्या आपने क्या फॉलो किया और आप स्टूडेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? सर इस मामले में मेरे 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। पहला तो जैसे मेरी खुद की जो जर्नी थी उसमें मेरा पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो वो डेफिनेटली एक डिप्रेसिंग तो नहीं कहूँगा बट एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा था। 1-2 दिन पूरे मुरे को लगे थे उससे रिकवर होने में ही। और वहाँ पर मैंने देखा कि पेरेंट्स और आपके जो भी सपोर्ट पिलर है उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उस ट्रफ से उभार करके और वापस उस स्टेज पे लाए जहाँ पर आप इंटेलेक्ट से सोच सकें और अपनी गलतियाँ पहचान के उनको रेक्टिफाई कर सकें। और रही बात कंटिन्यूअस मोटिवेशन की, तो मेरे को लगता है वो आपके अंदर से ही आएगा, परसिवियरेंस और मोटिवेशन वाला। मेरा ये रहता था कि मेरे को थोड़ा मतलब इमोशनल एंगल से कि अपने पापा के लिए ये करना है, तो डेफिनेटली एक वो मोटिवेटिंग फैक्टर अपने आप में रहता था कि मेरे आसपास वाले लोग मेरी उपलब्धि से खुश हो पाए। उस तरह से मैं प्रयास करता था। और इस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो या और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि इसके बारे में कि यूपीएससी के दौरान हमें किन किन चीज़ों को कंट्रोल रखना है या डिसिप्लिन में रखना है? जी सर, मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे अनुसार डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएं। कई लोग ये भी रास्ता अपनाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि
सोशल मीडिया अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, आप उसको यूज किस तरह से करते हैं वो उसको डिस्ट्रैक्शन बनाता है। राइट। तो आई थिंक मेरा भी फेज लगातार ऐसा था कि क्योंकि मैं घर में अकेले पढ़ाई कर रहा था, तो कई बार 1-1 घंटा मैं रील स्क्रॉल करने में गुजार देता था। बट मैं उसको देखता था कि ये मेरे रेजुविनेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। राइट। तो मैं उसको एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन या एक क्या कहेंगे कि अपना रेजुविनेशन की तरह उसको देखता था, और डेफिनेटली उसमें और अपनी हॉबीज़ में टाइम इन्वेस्ट करता था। इसका मतलब यह है कि एस्पिरेंट्स को डिसिप्लिन होना है, किसी चीज़ से कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की लाइफ जिए, दोस्तों से भी बात करो, अच्छा खाना खाओ, पढ़ाई भी अच्छे से करो, सोशल मीडिया में थोड़े बहुत टाइम जा करके अपना स्टेटस चेक कर लो, कुछ सीखने को मिल जाए वो पढ़ लो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप देखना चाहते थे 15 मिनट और हो गए 2 घंटे और आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब टेलीग्राम में कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि हजारों बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हैं और उसमें से 1/3 1/4 या इनफैक्ट 50% तक बच्चे लाइव देखते हैं। ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि रात के 12 बज गए, 2 बज गए, फिर भी 40% स्टूडेंट्स लाइव हैं। इसका मतलब कि टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर। तो क्या स्टूडेंट्स को टेलीग्राम से लर्निंग में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है? सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो नहीं होती है। मेरा पूरा ये फोकस था कि अपने टारगेट्स डिफाइन करूं और उन टारगेट्स के अनुसार पढ़ाई में टाइम दूं। अब उन टारगेट्स को पूरा करने में अगर टेलीग्राम से कोई मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करना है या उधर का कोई वीडियो मेरे को देखना है तो डेफिनेटली मैं जाकर के उस पर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। बट पर्पस के बिना मैं टेलीग्राम पे तो कभी नहीं गया। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली वो रेजुविनेशन वाला फैक्टर थोड़ा रहा था, बट वो भी एक कंट्रोल के अंदर ही मैं मानूंगा कि सही था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं एस्पिरेंट्स जो अब आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे आपके गाइडेंस के लिए या इनपुट्स के लिए, तो कोई आपका ऐसा अपना टेलीग्राम चैनल है या टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट कर सकें, या कोई सोशल प्लेटफॉर्म? जी सर, इसमें मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला तो कि आजकल मेरे लिए भी थोड़ी मेहनत हो गई थी बीच में कि काफ़ी सारी फेक आईडीज़ मेरी बन रही हैं। अच्छा। तो उनको टैकल करना एक चैलेंज हो गया था, इसलिए मैंने हर प्लेटफॉर्म पे अपना एक ही यूज़र नेम कर लिया है, आदित्य 297 IAS नाम से। तो चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह मेरा वही एक हैंडल है। राइट। तो CSAT एक ऐसा पेपर है जो क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे धुरंधर इस CSAT में 2023 के एग्ज़ाम में चैलेंज फेस कर रहे थे और कई बार नहीं भी हो पाया। तो एज एन इंजीनियर आप क्या सोचते हैं कि CSAT आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और क्या स्टूडेंट्स इसको नॉर्मल तरीके से पास कर सकते हैं या इसमें कुछ खास इनपुट की ज़रूरत है? सर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि पिछले 2 साल तक 2023 से पहले तो 2 साल CSAT में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। मैं खुद सिर्फ मैथ्स के भरोसे जाता था और सिर्फ मैथ्स ही करके आता था, और थोड़ा बहुत इंग्लिश टच करके मेरा स्कोर अच्छा बन जाता था। बट इस पर्टिकुलर टाइम मैंने नोटिस किया कि क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैथ्स अपने आप में चैलेंजिंग हो गई थी और टाइम कंज्यूमिंग भी हो गई थी। तो अगर मेरे को 2024 वाला अटेम्प्ट देना पड़ता तो मैं ये ज़रूर ध्यान रखता कि सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करूं, क्योंकि वो एक इजी पार्ट है और उसमें आंसर निकल गया तो आंसर सही आता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि न्यूज़पेपर ये सब की रीडिंग से एक पकड़ रहती है इंग्लिश पढ़ने की, तो उस पर मेरा सेकंड फोकस रहता। और मैथ्स में ट्राई करता कि जो इजी क्वेश्चंस हैं जैसे परसेंटेज ये सब के आ गए तो वो मैं डेफिनेटली करूं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट के लिए छोड़ दूं कि अगर टाइम बचा तो ये करेंगे, वरना ये ना भी करें तो भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये आपने एक बहुत सही कहा कि जो सवाल टफ हैं, लेंदी हैं, उसमें फंसो मत। जी सर। जो एरिया स्कोरिंग है, या हो सकता है अगले साल मैथमेटिक्स आसान हो जाए तो कोई बात नहीं, मैथ पे ज़्यादा डिवोट कर लो, लेकिन ये देखना हो एट द मोमेंट कि कौन सा पार्ट डूएबल है। जी सर। अच्छा आदित्य, इसी में एक क्रम में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर आपका 236 रैंक था एंड यू वाज IPS, और इस बार आपने टॉप किया। तो ये 236 से और फर्स्ट रैंक तक की जो जर्नी रही, इसका जो डिफरेंशिएटर फैक्टर रहा वो आपके एंड पे क्या रहा कि इस बार आपने क्या डिफरेंट किया जो आपकी रैंक और हर पेपर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या फैक्टर रहा? जी सर, मैंने ये फोकस किया था कि जिस भी पेपर में मेरी जो भी एग्जैक्ट गलती हो रही हो उस गलती को आइडेंटिफाई करके अपने, जैसे IPS में थे तो काफ़ी सारे लोगों से जान पहचानी बन गई थी जो अच्छा स्कोर किए थे किसी पर्टिकुलर पेपर में, तो हर पेपर में जिसने अच्छा स्कोर किया उससे कांटेक्ट करके डिफरेंस में आइडेंटिफाई कर रहा था कि मेरे आंसर्स में और उसके आंसर में क्या डिफरेंस है, और उन डिफरेंसेस को इम्प्लीमेंट करने पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था हर पेपर बाय पेपर। और दूसरा मेजर चेंज था प्रैक्टिस। मैंने रोज़ अपना टाइम बांध लिया था कि मैं 10 से 15 क्वेश्चंस GS के
और 10 से 15 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिस करूंगा ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अटेम्प्ट दे चुका था मेंस का। तो थ्योरी वाला पार्ट मोर और लेस दिमाग में चीजें बैठना आसान था, लेकिन प्रैक्टिस वाले पार्ट पे इस बार मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। इसका मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जी सर। तो वो जो कहावत है वो बिल्कुल आपके केस में चरितार्थ हो गई कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है घट पर परत निशान। ये जो दोहा है आज भी मुझे याद है, ये प्रैक्टिस वाला, ये वाकई बहुत मायने रखता है। और सिविल सर्विसेज में जिस तरह का एग्जाम है वहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए कॉन्साइज, कंप्रेस, टाइम बाउंड और फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स में जो अगर लिखना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जी सर। आदित्य, इलेक्ट्रिकल में आते हैं। आपका इलेक्ट्रिकल का स्कोर बहुत अच्छा है, 308 मार्क्स। जी सर। तो इलेक्ट्रिकल के जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं, तो इसमें आपका कौन सा पेपर ज़्यादा स्कोरिंग था, और इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आपने किस सेक्शन में ज़्यादा फोकस किया इलेक्ट्रिकल के अंदर? सर मेरा पूरा फोकस ये रहता था कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हों और जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हों उनमें मैं फोकस करने का ट्राई करता था। पूरा सिलेबस मैंने एक बार पढ़ा ज़रूर था, बट फोकस ये रहता था कि जैसे मान लीजिए सिग्नल सिस्टम्स है, तो उसमें एस डोमेन, जेड ट्रांसफॉर्म और 2 पोर्ट नेटवर्क जो आता है उसके पहले वाले में, उन सब पे फोकस ज़्यादा रहता है पेपर का। तो मैं भी उन्हीं सब पे ज़्यादा फोकस करता था और उनके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। जैसे मान लीजिए सीमॉस और ये सब के जो टॉपिक्स होते हैं डिजिटल में, उन पे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, जैसे शॉर्टकी डायोड ये सब हो गया, तो वो मैं पढ़ा था लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी नहीं की थी। तो ऐसा एक पीवाईक्यू से ओरिएंटेड अपना अप्रोच बना करके मैं चला था। और पीवाईक्यू बनाने से तो इस सब्जेक्ट में मैं कहना चाहूँगा कि न सिर्फ सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू, बट जो मेजर डिफरेंस क्रिएटर था इस बार वो थे इंजीनियरिंग सर्विस के भी पीवाईक्यू। तो दोनों तरह के पीवाईक्यू को लेकर के मैंने अपनी प्रिपरेशन ओरिएंट की थी। ये आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियरिंग सर्विस में पेपर होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी एक अलग से पेपर होता है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जैसे नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल, ईएमटी और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो एरिया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाता है, तो क्या आपने ईएस के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर भी सॉल्व किए थे या ओनली इलेक्ट्रिकल? ये एक मेजर डिफरेंस मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा मेरे सेकंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में, कि सेकंड अटेम्प्ट मैंने इंजीनियरिंग सर्विस से क्वेश्चंस नहीं टच किए थे और वो मैं मानता हूँ कि एक भूल थी मेरी। इस बार मैंने न सिर्फ इलेक्ट्रिकल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस, सारे के सारे नहीं, बट जो आपके टॉपिक्स हैं अपने सिविल सर्विसेज के कोर्स में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। और एक बार नहीं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसमें स्टार मार्क करके उसको दोबारा भी सॉल्व किया, तिबारा भी सॉल्व किया। तो वो एक स्ट्रेटेजी जो मेरी रही इस बार, वो आपने ब्रॉड की। और जी सर, तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। जी सर। अच्छा, इंजीनियरिंग में हम लोगों ने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है, ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है बिकॉज आई एम ऑल्सो इंजीनियर, कि कई बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इस बार उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आ गया। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर रखा है तो वो डूएबल हो जाता है। तो आपको भी क्या ऐसा ऑब्जर्व हुआ एग्जाम्स में कि पीवाईक्यू का रिलेवेंस खास करके साइंस या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा है? जी सर, बिल्कुल। ये न सिर्फ मैंने देखा है जैसे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से करने होते हैं, लेकिन उसके पिछले वाले जो 10 साल हैं, 10 to 20 ईयर्स बिहाइंड टुडे, वो वाले से रिपीटिशन मेरे को काफ़ी दिखा। और प्लस इवन इंजीनियरिंग सर्विस के जो पिछले 3-4 सवाल में क्वेश्चंस आए हैं, उनसे भी कंसेप्ट का रिपीटिशन मेरे को काफ़ी दिखा। तो ये दोनों पॉइंट मैं डेफिनेटली एड्रेस करके गया था इस बार। आदित्य, इंजीनियर्स नॉर्मली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल उनका बड़ा अच्छा होता है। तो क्या ऐसे लिखने में, क्योंकि जब बहुत लंबा ऐसे लिखना हो, तो ऐसे लिखने में आपको क्या कोई कठिनाई फील हुई, या आपको लगता था कि नहीं जैसे जीएस है वैसे ही ऐसे है? नहीं सर, मैं तो कहूँगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जीएस से, क्योंकि जीएस में हमारा प्राइम फोकस होता था पॉइंट वाइज लिखना, और ऐसे में आप यही नहीं कर सकते। लाइक कई बार लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब डायमेंशन कवर करें, बट मेरा पर्सनली ये मानना नहीं था। इनफैक्ट मैंने मेंटरशिप ली थी, अपने पापा के एक दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरे एसे में। और मेरा प्राइमरी ये रहता था कि जो एसे का टॉपिक है उसको क्वेश्चंस में मैं ब्रेक करूं। कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझा पाऊं, तो शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड इट बट बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू इट। तो इसमें शिप का क्या मतलब है, वाटर का क्या मतलब है, पानी जो बाहर का है वो अंदर कैसे आ रहा है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बाहर के पानी को अंदर आने से रोक रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं एक अपना आउटलाइन तैयार करता था रफ में, जो पहले आधे घंटे होते हैं उसमें, फिर उनका ऑर्डर डिसाइड करता था, फिर उनको कनेक्शन बनाते हुए मैं फेयर ऐसे लिखता था। तो ये एक जनरल मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, जिसने डिसेंट स्कोर मेरे को दिलाया दोनों बार ऐसे में। वेरी गुड।
आप इंजीनियर हैं, तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई सवाल इंटरव्यू में भी पूछे गए थे 2022 वाले में या 2023 वाले इंटरव्यू में? सर 2023 वाले में तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चंस नहीं आए थे, वो पुलिस ओरिएंटेड ज़्यादा थे। 2022 वाले में डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक कोर जो इलेक्ट्रिकल होती है उससे नहीं, बट ब्रॉड टॉपिक्स जैसे कि न्यूक्लियर का क्या स्कोप है, सोलर का क्या स्कोप है, फिर न्यूक्लियर में कुंदनकुलम वाला प्लांट क्यों शट डाउन हो गया था, तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड। यस सर, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, भले ही उनका ऑप्शनल इंजीनियरिंग नहीं है, तो क्या उनको भी कोई रिव्यू करने की ज़रूरत है? क्योंकि भूल चुके होते हैं, 4 साल 3 साल से इंजीनियरिंग को छोड़ रखा है और सोशियोलॉजी या फिलॉसफी या कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, तो उन स्टूडेंट्स को क्या इंजीनियरिंग के बेसिक्स रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है? सर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अगर वो रिव्यू कर लें इंटरव्यू के पहले तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहीं तक होता है जहाँ तक आपकी नॉलेज हो। लेकिन असली इंटरव्यू मैंने बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व किया है कि इन डेप्थ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए मोटर कैसे काम करता है, ये सब पूछा गया हो, वो ब्रॉड चीजें ज्यादा पूछते हैं कि न्यूक्लियर का क्या स्कोप है, या न्यूक्लियर में आपको बड़े प्लांट बनाने चाहिए या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछते हैं। इन डेप्थ जो इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल है वो सब मेरे से तो नहीं पूछते। एप्लीकेशन पार्ट और जो न्यूज में चल रहा है, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल पॉपुलर है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो वो जो है, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई एरिया हो गया, एप्लीकेशन, वो हो सकता है। जिनका PSU है उनका डेफिनेटली उससे पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन। यस, दैट इज राइट। और आदित्य, आपका इंटरव्यू में भी इस बार स्कोर बहुत अच्छा था, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वहां पर भी आपका स्कोर जंप हुआ है। तो इस इंटरव्यू में लास्ट ईयर के इंटरव्यू से क्या डिफरेंट आपने आंसर किया था, या ओवरऑल उस इंटरव्यू के दौरान आपको क्या फील हुआ था कि इस बार का इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर हुआ? सर मेरे को फील वाली बात कहें तो मेरे को ये फील तो आ रही थी कि इस बार मैंने उन क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं की है जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को पता होने चाहिए। एक वो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कि इस बार 60% ऑफ द इंटरव्यू लगभग मेरा पुलिसिंग पे गया था, और क्योंकि क्लासेस में वही पढ़ रहा था तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा टच कर पाया था पुलिसिंग के, कि कैसे ऑन फील्ड किस तरह से पुलिस स्टेशन में काम होता है एक्सेट्रा। और जो तीसरा मेजर था वो मैं कहूँगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि पिछली बार मैंने ओवरडू कर दिया था। 14-15 मॉक्स दे दिए, रोज दोस्तों के साथ मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे जो आंसर्स थे वो रोबोटिक हो गए थे। इस बार मैंने 2 ही मॉक्स दिए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास, पढ़ाई भी थोड़ी कम हो पाई थी क्योंकि एकेडमी में था मैं। तो जो मेरी नेचुरल पर्सनैलिटी थी वो निकल करके आ रही थी, चाहे मेरे हैंड मूवमेंट हो, चाहे मेरे एक्सप्रेशंस हो। तो आई थिंक उसने भी मेरे को थोड़ा सा फायदा किया। ये आपने बहुत सही सजेस्ट किया कि ओवरडू, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं ना कि इतने ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस की वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को भूल करके जो लोगों ने सजेस्ट कर रखा है उस पर्सनालिटी में ढल जाते हैं। जी सर। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना फील कर लो कि कैसे एक्सप्रेस करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी फ्रॉम योर डेप्थ, फ्रॉम योर पर्सनालिटी, फ्रॉम योर बैकग्राउंड एंड कनेक्ट टू द करंट अफेयर्स एंड द प्रेजेंट सिनेरियो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई बिलीव। जी सर। तो आदित्य, जैसे अब इस प्रोसेस ऑफ जर्नी में यूपीएससी में क्या कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि ये मैंने किया था और ये मैंने नहीं किया था जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे? तो क्या एस्पिरेंट्स को कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो बट इन चीज़ों से दूर रहो, डूज एंड डोंट्स? सर डूज में तो डेफिनेटली आई वुड से कि एक आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोंट्स में मैं कहूँगा कि सिर्फ हार्ड वर्क मैंने किया था अपने पहले प्रीलिम्स में तो वो कारगर नहीं साबित हुआ था, और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, PYQ का एनालिसिस, ये सब भी टच किया, तो इट प्रूव्ड आउट टू बी गुड। और तीसरा मैं कहूँगा प्रैक्टिस, उस मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नए क्वेश्चंस हैंडल करने में आसानी होगी, बी इट प्रीलिम्स या बी इट मेंस में आपका GS या इलेक्ट्रिकल जैसा ऑप्शनल अगर हो तो आई वुड सजेस्ट दीज थिंग्स। आदित्य, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के सोर्सेज को लेकर के परेशान होते हैं। जी सर। और वो चाहते हैं कि इनको कैसे पढ़ें, कहाँ से ढूंढें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सोर्सेज तो मैं कहूँगा कि बुक्स के बारे में तो बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी बता रखा है। मैं भी अपनी जो बुक लिस्ट थी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसके अलावा एक दिक्कत आती है मेन कॉपीज वाली, तो जो रिटन कॉपीज हैं, चाहे मेरी या फिर और टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, यू माइट बी नोइंग देम, तो एक कॉपीज अगर किसी एक पोर्टल पर एक जगह मिल जाए तो एक आसानी होगी जो मेरे को नहीं मिल पाई थी, कि एक पॉइंट पे देख लें कि किस तरह से टॉपर्स अपने आंसर्स लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। तो हम लोग नेक्स्ट IAS के वेबसाइट पे
जो आपकी जो कॉपियां हैं आंसर सीरीज जो आपने नेक्स्ट IAS के टेस्ट लिखे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और ऐसे के, वो हम लोग अपलोड करा देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, आप आदित्य की जो उन्होंने टेस्ट लिखे थे नेक्स्ट IAS में, जितने भी टेस्ट थे हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे हमारे वेबसाइट में आप देख सकते हैं। आप उसको जा करके टॉपर्स आंसर बुकलेट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो आपको सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको भी मेल करा दूंगा दोबारा, तो आप भी अपने चैनल में डाल दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स उसको कनेक्ट कर सकें। जी सर। इन एडिशन टू दैट, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हम लोगों को भी लिख सकते हैं। भले ही हम लोग वो नेक्स्ट IAS में प्रोवाइड करते हैं या नहीं, बट हम ट्राई करेंगे कि आपको सपोर्ट दें। और आदित्य का जो नेक्स्ट IAS में मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो उस मॉक का भी वीडियो नेक्स्ट IAS के चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको जो भी सहयोग चाहिए, बीइंग एन इंजीनियर, आई एम ऑल्सो इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मेरा थोड़ा एक स्पेशल कनेक्ट है। वो बीइंग एन इंजीनियर वो हो जाता है कई बार ना कि इंजीनियर थिंक्स फॉर इंजीनियर्स मोर। सो ऑल्दो ये मुझे वर्ड बोलना नहीं चाहिए क्योंकि नेक्स्ट IAS इज ओपन फॉर एवरीबडी, बट वो एक थॉट है। तो आप लोगों को कोई भी सहयोग चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आदित्य, थैंक यू वेरी मच for sharing your success journey with the next IAS students, and in fact this is for everyone, and many congratulations for achieving this great rank। लोग कहा करते थे, हम लोग भी छोटे में ऐसे सोचा करते थे कि जब हम किसी से मिलने जाते थे तो हमें उनसे मिलने के लिए उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, और मिलने के लिए कई बार उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था। तो एक कहावत शेयर कर रहा हूँ, जिनसे हम मिलने के लिए उनका वक्त मांगा करते थे, वो वक्त की बात है। हम मेहनत कर ऐसा वक्त लाए हैं, अब उनको हमसे भी वक्त लेके मिलना पड़ेगा। तो ये जो वक्त बदलता है ना, ये आपकी मेहनत से बदलता है। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, इसमें आपका हार्डवर्क है। आप हार्डवर्क करिए, या इसको आप ऐसे कह लीजिए, ठुकराया था जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम मेहनत कर ऐसा वक्त लाओ कि उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। तो ये ना एक हार्डवर्क की बात है, ये कोई एरोगेंस की बात नहीं है। और सिविल सर्विसेज से ज़्यादा इंडिया में फिलहाल ऐसी कोई सर्विस नहीं है जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं। और सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो आप कर सकते हैं, बट आपके अंदर सिर्फ कमिटमेंट, डेडिकेशन और परसिवरेंस होना चाहिए। सो आदित्य, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। जय हिंद सर।